नमस्कार सर, आपका नीम का थाना में और हिंदुस्तान डिजिटल न्यूज पे स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको आपकी सफलता के लिए बधाई। जी धन्यवाद। सबसे पहले तो ये जानेंगे आपका नीम का थाना में कैसा जुड़ाव है, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं। जी देखिए, मैं रहने वाला दिल्ली का हूँ, लेकिन नीम का थाना में 2 साल से मैं रह रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर जो ज्ञान सिद्धि क्लासेज है, मैं उसमें अपना पढ़ा भी रहा हूँ। और उसके साथ साथ जो मेरे गुरुजी हैं प्रकाश ओल्ला जी, और उनसे मैं निरंतर अपना कोचिंग जो है मतलब हेल्प करता रहता हूँ उनकी कोचिंग में, और साथ के साथ वो मेरे मार्गदर्शन भी करते रहते हैं। तो आप उनको क्रेडिट दे रहे कि उनको आईएएस के लिए आपको उन्होंने प्रेरित किया? जी बिल्कुल। जो मेरी रैंक है, मैं मानता हूँ कि ये पूरा मैं इसका श्रेय देना चाहता हूँ सर को। और निरंतर हर जगह पर देखो, ये सक्सेस तो अपनी जगह है, लेकिन जब मैं फेल भी हुआ है, क्योंकि मुझे 5 अटेम्प्ट लगे, तो जब 1-2 बार जब फेल भी हुए तो ओला सर ने मेरी काफी मदद की। और जो इन्होंने उद्देश्य रखा कि भाई अभी जो हम जो दिल्ली में जो कोचिंग वगैरह दे रहे हैं, वो नीम का थाना के यहीं पर जो बच्चों में है, उस टैलेंट को यहीं पर उनकी प्रतिभा को पहचानेंगे और यहीं पर उनकी तैयारी करा के अच्छे से करेंगे। अभी आपने बोला कि आप फेल होने लगे। जी बिल्कुल। तो जो निराश होते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, निराशा व्यक्ति का देखो एक बहुत ही नेचुरल है। अगर आप फेल होते हैं तो निराशा तो बहुत ही नेचुरल है, लेकिन ये निराशा फेलियर डिसाइड नहीं करता कि आप क्या हैं। फेलियर के बाद आप जो करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिसाइड करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो मैं कहूंगा कि जब फेल आप बहुत हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पहली बारी में नहीं बनता है। मार्क जुकरबर्ग, एलन मस्क के फेलियर से सभी बने हैं, लेकिन शुरुआत में है कि आप फेलियर को अच्छे से हैंडल करें, अच्छे लोगों के साथ रहें, आपके पास मार्गदर्शन अच्छा है, तो उससे आप फेलियर को ओवरकम कर सकते हैं। एक आप अपनी पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताएंगे? जी देखिए, मेरी पृष्ठभूमि है दिल्ली देहात के बरतल गांव से मैं बिलोंग करता हूं। और हमारे पूर्वज जो थे वो राजस्थान से गए थे। और मतलब आपका राजस्थान से जुड़ा हुआ है? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम दीपक गोदारा है। और हमारे जो कहते हैं कि पूर्वजों ने जो आके गांव बसाया था दिल्ली में, वो राजस्थान से ही गए थे। और इसके साथ साथ मेरा नीम का थाना से भी काफी जुड़ाव है। तो कह रहे हैं कि मैं, जैसे 1-2 न्यूज आई थी तो उसमें कहा कि नीम का थाना का शिक्षक ही जैसे आईएएस बना है, तो ये मेरा जुड़ाव है। और 11वीं-12वीं मैंने सरकारी स्कूल से ही की है। और ये है जी पृष्ठभूमि। एक जो आईएएस वगैरह मतलब बड़ी जो टॉप पोस्ट पे जाना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरा उनको यही कहना है कि जिस भी पद को आप ग्रहण करेंगे, कल को कोई भी जो उच्च पद है उसको ग्रहण करेंगे, तो उसकी गरिमा को बनाए रखें। और ये हो कि आप उस पद को गौरवान्वित कर रहे हैं अपने कार्यों से, उसको आप बढ़ा रहे हैं, ना कि घटा रहे हैं। तो मेरा उनको यही संदेश है कि ये दिमाग में रखें हमेशा कि आप किसके लिए कार्य कर रहे हैं। तो हमारे समाज में जो भी पिछड़े वर्ग हैं या कोई और है, हम उनके लिए दिमाग में रखते हुए हमेशा उसका पालन करें। एक सफलता की रणनीति के बारे में थोड़ा देखिए, सफलता की रणनीति हर व्यक्ति की अलग अलग होती है, लेकिन मेरी सफलता की रणनीति जो रही है कि देखो, डिसिप्लिन और एक परसेवरेंस, आपको निरंतर लगे रहना है। कई बार आपको बोरिंग होगी, कई आपको लगेगा यार आज पढ़ाई का मन नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति और टॉपर में यही डिफरेंस होता है कि टॉपर जब उसका मन नहीं कर रहा होता है पढ़ने का, वो तब भी पढ़ता है। वो चीजें आपको औरों से डिफाइन अलग अलग करती जाती है। तो मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। मेहनत के साथ साथ आप अच्छे गाइडेंस में रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए। ये मेरी इसी को आप सफलता? जी बिल्कुल। जी धन्यवाद। अब हमारे साथ हैं इनके गुरुजी सर, तो पूरा क्रेडिट इन्होंने आपको दिया है जी। तो आप इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो मैं कहूंगा कि बच्चे की जो मेहनत है वो यही कामयाबी दिलाती है। आखिरकार शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शन बच्चे को करे। कभी हतोत्साहित बच्चा होता है तो उसको थोड़ा सा बताए कि भी ठीक है, जैसे पहली बार में फेल हो गया, पहली बार में इंटरव्यू दिया, दूसरी बार में प्री फेल हो गया, तीसरी बार फिर प्री फेल हो गया, तो हतोत्साहित हो गया कि सर अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कुछ जॉब कर लेता हूँ। तो फिर मैंने समझाया कि दीपक आप कर लोगे, थोड़ा सा समय का खेल है, आप कर लोगे इसको। ये लगा रहा इसकी मेहनत है। अब ये तो इसकी बड़ी बात है कि भाई ये श्रेय देता है, लेकिन मैंने जो है इसको सिर्फ रास्ता दिखाया, मेहनत इसकी कुछ नहीं। आपने जो एक कोचिंग किस उद्देश्य को लेकर शुरू की है, क्योंकि ग्रामीण पृष्ठभूमि आती है जगह में? देखिए, कोई कोचिंग टाइप की नहीं है, कोई बहुत प्रोफेशनल कि भाई हमारा कोई कोचिंग, जैसे बहुत सारी कोचिंग चल रही है। हमारा उद्देश्य ये पर्पज है यहाँ पर डालने का कि यहाँ के हमारे जो आसपास के बच्चे हैं, बहुत टैलेंट है उन बच्चों में, बहुत ऊर्जा है। मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में बच्चे 10 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करते हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा मार्गदर्शन नहीं होने की वजह से या तो वो दिल्ली जयपुर भागने की कोशिश करते हैं, या वो ऑनलाइन कोचिंग में जाते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं आ पाते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि हमारे आसपास में ऐसे बच्चे
जिनको कोई सुविधा ना होने की वजह से वो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, जयपुर दिल्ली नहीं जा पाते हैं या वहाँ जाकर के भटकाव में उलझ जाते हैं, तो यहाँ पर वो माता पिता की निगरानी में रह करके अपने घर के पास ही रह करके और वो हासिल कर सकते हैं जो जयपुर दिल्ली में भी नहीं कर सकते हैं। ये मेरा संदेश है। तो आप ये बताना चाहिए नीम का थाना से वो मिल सकता है जो आप बड़े शहरों में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा यही संदेश है कि नीम का थाना से क्यों, अगर आप अपने घर के आसपास देखेंगे हर गांव में एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक दो जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है। मैं कहूंगा कि बच्चों को जो दूर के ढोल सुहावने होते हैं वो उस पर ना जाकर के, जहां पर बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, वो मार्केटिंग के माध्यम से बच्चों को लालच देती हैं, बच्चे वहां जाकर के ट्रैप में फंस जाते हैं। किसी के घर वाले को जमीन बेचते हैं, किसी के घर वाले बहुत गरीब है लेकिन बच्चे को वहां भीड़ भाड़ में शामिल कर देते हैं। उन बच्चों के लिए हमारी जो संस्था है वो एक अवसर लेकर के आई है कि उनको हमारे क्षेत्र में, जैसे पहले कई बच्चों ने मेरे से कहा कि सर हमारे एरिया में ऐसी संस्था नहीं है, कि हमारी मजबूरी है जयपुर दिल्ली जाना, तो उन बच्चों के लिए मैंने ये संस्थान खोला है कि उनको प्रॉपर गाइडेंस मिले, यहीं पर मिले। जब हम दिल्ली जयपुर में जाकर के वहां के बच्चों को गाइड करके इस लेवल तक पहुंचा सकते हैं तो हमारे क्षेत्र के बच्चों को क्यों नहीं पहुंचा सकते हैं, यही मेरा उद्देश्य है। एक आपको ये कैसा लगा कि नीम का थाना का टीचर होना IAS, तो उसके गुरुजी तो आप हैं, बिल्कुल। तो ये आपको कैसे फील हुई? मुझे बहुत ज्यादा गर्व हुआ। इनका जो रिजल्ट देखा, मैंने कॉल किया कि दीपक तेरी 92 रैंक आई है। बीच में थोड़ा सा इसको इतनी घबराहट हो रही थी रिजल्ट के, क्योंकि 2-3 साल के जो एक्सपीरियंस है, फेलियर थे, उनकी वजह से थोड़ा सा निराशा होती है, हर बच्चे में होती है। हम भी इस फेज से गुजरे हैं, इंटरव्यू तक गए हैं, या IAS का इंटरव्यू दिया मैंने कई बार, मेंस दिया, तो हमें भी लगता है कि यार जब रिजल्ट आने वाला होता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है। इसमें भी घबराहट थी। मैंने इसको फोन किया, बहुत खुशी हुई, मुझे खुद को इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ, कोई शब्द उसके लिए है नहीं। क्योंकि जिस बच्चे के लिए 3-4 साल मैंने मेरा रात दिन एक किया, एक तरह की नैतिक मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा। और भी बच्चे हैं जिनको हमने सफलता में राह दिखाई है कि यार जब रिजल्ट आने वाला होता है तो थोड़ी सी घबराहट होती है। इसमें भी घबराहट थी। मैंने इसको फोन किया, बहुत खुशी हुई, मुझे खुद को इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकता हूँ, कोई शब्द उसके लिए है नहीं। क्योंकि जिस बच्चे के लिए 3-4 साल मैंने मेरा रात दिन एक किया, एक तरह की नैतिक मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं इस बच्चे को उस मुकाम तक पहुंचाऊंगा। और भी बच्चे हैं जिनको हमने सफलता में राह दिखाई, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे खुद को इसके प्रति एक विशेष, क्योंकि परिवार से लगाव था। ये मेरे साथ कई बार मेरे घर पर आ चुका था पुरानावास में, मैं इनके घर पे जाता था तो इनके माता पिता का जो एक बिहेव था, उन्होंने पूरी तरह से इस बच्चे को मेरे अंडर में छोड़ दिया था 4 साल से। इसलिए मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। जी, एक सवाल मेरा आपसे ही रह गया जी। तो आप सुनते हैं लक को, आप जी। सुनते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, मेरा मानना है कि 90% तो व्यक्ति की मेहनत होती है और 10% लक होता है, यह वो कहीं ना कहीं जाती है। हाउएवर जो बच्चा कई बार लिस्ट से बाहर रह जाता है तो उसके लिए वो 10% ही 100% का कार्य करता है, और कई बार जो लिस्ट में आ जाते हैं उनके लिए वो 10% का कार्य करता है। तो ये व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करता है। कई बार लक भी मैटर करता है और मेहनत तो करती ही है। तो रिजल्ट से पहले आप क्या सोच रहे थे? रिजल्ट जो एक्चुअल सोच रहे थे लगभग हो गया? जी देखिए, रिजल्ट से पहले ये था कि यार अब क्योंकि साथ के साथ मैं यहाँ पढ़ा भी रहा था, तो मुझे ये था कि अब रिजल्ट अगर कुछ नेगेटिव रहता है तो अगली बार फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो पॉजिटिव आया तो मैं कहा यार चलो छूट गया, अब रिलीफ हो गया कि थोड़ा सा कि अब नहीं पढ़ना, कल से चलो वो रूटीन थोड़ा सा छूट जाएगा। ये जो लक वाली बात आप कह रहे हैं, मैं पता नहीं किसी ने देखा हो नहीं देखा हो, लेकिन मैंने जब ये कोचिंग ओपन की थी कि भाई हमारे क्षेत्र के बच्चों को बहुत अच्छी यहाँ पर सुविधा मिले, मैंने यहाँ से बोला था मेरी स्टार्टिंग उसमें कि मेरा इस बार एक बच्चा टॉप 50 में आएगा। मुझे ये उम्मीद थी कि टॉप 50 ये डिजर्व करता है, क्योंकि मैं इसकी मेहनत को मेरी आंखों डेली में देखता था। 10-12 घंटे डेली पढ़ाई करना, वो भी लगातार 3-4 साल तक, कोई हर बच्चे की बस की बात भी नहीं है। तो मैंने इसे ये कहा था कि टॉप 50 में आपकी रैंक है, ये मुझसे आप लिखवा करके ले लीजिए। हाउएवर थोड़ा सा दुर्भाग्य रहा हमारा कि साक्षात्कार में इनको थोड़े से कम नंबर मिले। अदरवाइज जो ऑल इंडिया के आप मार्क्स देखेंगे यूपीएससी के, चारों पेपर GS 1, 2, 3, 4 एंड ऐसे का जो पेपर है उसमें ऑल इंडिया टॉपर है। सीसेट में 140 नंबर है इसके, जो कि आप कहीं पर भी देखिए किसी बच्चे के आपको शायद ही मिलेंगे। वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स 140 नंबर, जहाँ सिर्फ पास करने के लिए बहुत कम नंबर चाहिए, ऑलमोस्ट डबल है। तो मैं तो इस चीज को लेकर के पूरा निश्चिंत था। हमें रैंक का थोड़ा सा रहता है कि भाई 50 आएगा, 1 आएगा। मैंने तो ये भी सोचा था कि हो सकता है 1 रैंक आ जाए, वो हमारा दुर्भाग्य रहा। कि तो ये जो आप कह रहे हैं कि लक की बात है, मैं मानता हूँ कि लक बहुत बहुत कम मायने रखता है। 2-4-5% हो सकता है, लेकिन 90-95% आपकी मेहनत है वो दिखा देती है। अगर कोई सिंसियर आदमी आपको देख रहा है, वो बता देगा आपको पहले ही रिजल्ट कि इस बच्चे का रिजल्ट क्या रहने वाला है। और मैंने इसको पहले ही बता दिया था। मेरी जो सेमिनार था, पिछला सेमिनार, उसमें मैंने कहा था बहुत सारे लोगों को कि हमारा जो बच्चा है वो इस बार टॉप 50 में आएगा। और ठीक है 92 सही, लेकिन आपके सामने है रिजल्ट।
एक कि आप इंटरव्यू बताते हैं, इंटरव्यू में आपसे जो सवाल किया गया जो अच्छा लगा आपको, वो बता सकते हैं क्या सवाल था और आप क्या जवाब दिया? जी, इंटरव्यू में देखिए, जो मेरा संस्कृत साहित्य था तो उसमें मेरे से गीता के बारे में कुछ पूछा गया था। तो वो पूछा गया था कि थोड़ा आप सिर्फ उसको पढ़ते हैं, कुछ समझते भी हैं या नहीं। तो वो थोड़ा सा सवाल मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि जो फिलोसफी है मैंने वो पढ़ी है, तो वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उसकी थोड़ी लेट आती है। ऐसा नहीं कि आप एक बार ही पढ़ोगे उसका आ जाएगी, थोड़ा व्यवहारिक ज्ञान जब आपको होता है, थोड़ा सा समझते हैं आप चीजों, तो थोड़ा सा